Okay, so अस्सलाम वालेकुम। Well, in this video we'll be taking a look at the topic of bilateral ethmoidal polyps। हमने पिछली कोई एक वीडियो में एंट्रोकोइनल पॉलिप का पढ़ा था। हम बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एज अ नेम इंडिकेट्स कि ये बायलेटरल हैं, जबकि जो एंट्रोकोइनल पॉलिप था वो यूनिलेटरल था मोस्टली, ठीक है। और जो एथमोइडल का टर्म है वो अगेन इसके साइड ऑफ ओरिजिन को इंडिकेट करे कि ये एथमोइड साइनस से डिराइव होते हैं। इसके अलावा ये जो उसकी दूसरी साइड्स ऑफ अकरेंस है वो भी हम देखेंगे वन बाय वन। एंड अगेन दीज आर नॉन न्यूप्लास्टिक एडिमेटिस ग्रोथ्स इन द नेजल एंड पैरानेजल म्यूकोसा, ठीक है। एनीवे, तो यही है जो इसकी एटियोलॉजी है, जिसके कॉजेज हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। हाँ, जब हमने बात की थी एंट्रोकोइनल पॉलिप की, तो हमने उसकी एटियोलॉजी में बात की थी कि उसकी एटियोलॉजी ऐसा सच नोन नहीं है, लेकिन एलर्जी भी होती है और साइनस में इन्फेक्शन भी होती है। ये दो एक इंपॉर्टेंट उसकी कॉजेज थी, ठीक है। इसकी कॉजेज में हम ये देखते हैं कि डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो हैं नेजल म्यूकोसा की, लाइक राइनोसाइनसाइटिस है, या अगर हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं सिलेरी मूवमेंट के, उसमें भी हो जाते हैं। इसके अलावा अगर एबनॉर्मल कंपोजिशन है नेजल म्यूकस की, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ में हो जाती है। तो मतलब इसकी ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी एटियोलॉजी है। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो एज मैनी एज 9 कॉजेज हमें मिलती हैं बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप्स की, ठीक है। एक तो क्रोनिक राइनोसाइनसाइटिस है कि क्रोनिक एलर्जी है, क्रोनिक इन्फेक्शन है नोज़ में, पैरानेजल साइनसिस में, तो एक तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो पॉलीप आर सीन इन क्रोनिक राइनोसाइनसाइटिस इन ऑफ बोथ एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक ओरिजिन। नॉन एलर्जिक जो ओरिजिन होता है क्रोनिक राइनोसाइनसाइटिस का, उसमें एक इयोसिनोफिलिया सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इयोसिनोफिल काउंट बड़ा होता है ब्लड में। एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ क्रोनिक राइनाइटिस, जिसमें पॉलीपाई का होना बहुत एक कॉमन है, ठीक है। तो क्रोनिक राइनोसाइनसाइटिस एक कॉज है बायलेटरल नेजल पॉलिप्स की। सेकंड कॉज इज एस्थमा। एस्थमा में बन जाते हैं 7% ऑफ केसेस विद एस्थमा में हम देखते हैं कि नेजल पॉलिप्स से बन जाते हैं। थर्ड इज एस्पिरिन इंटॉलरेंस। एस्पिरिन इंटॉलरेंस जिन पेशेंट्स में होती है उनमें भी हम देखते हैं कि बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप्स पाए जाते हैं। और इसमें ना एक सैम्टर ट्राइड की टर्म इंपॉर्टेंट। सैम्टर ट्राइड में 3 चीज़ें होती हैं। तो उसमें उनमें एस्पिरिन इंटॉलरेंस होती है, उसके साथ उनको नेजल पॉलीपाई की कंप्लेंट भी होती है, पॉलीपाई या पॉलिप्स, एंड उनमें साथ में उनको एस्थमा की भी कंप्लेंट होती है। तो एस्पिरिन इंटॉलरेंस, एस्थमा एंड नेजल पॉलिप्स, इसको हम AAN से याद कर सकते हैं। एस्पिरिन इंटॉलरेंस, एस्थमा एंड नेजल पॉलिप्स, तो ये सैम्टर ट्राइड बनाता है, ठीक है। अच्छा, देन सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें हम देखते हैं कि म्यूकस का जो होती है उसका कंटेंट डिस्टर्ब्ड होता है, क्योंकि इसमें क्लोराइड चैनल की एबनॉर्मलिटी होती है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस अनदर डिजीज में हमें बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप्स मिलते हैं। फिफ्थ इज एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस। हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस ऑफ एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस विल गेट द कंप्लेन ऑफ नेजल पॉलिप्स। इसके अलावा कार्टेजनर सिंड्रोम है। कार्टेजनर सिंड्रोम में ये होता है कि इसमें एक तो ब्रोंकाइटिस होता है, जिसमें हम ये देखते हैं डायलेटेड ब्रोंकाई हैं, डायलेटेड ब्रोंकियोल्स हैं, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस, और फिर वो म्यूकस जब इन्फेक्टेड होता है तो अगेन उसमें भी हमें बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप्स की कंप्लेन मिलेगी। तो ब्रोंकाइटिस का होना, साइनसाइटिस का होना, साइटिस इन्वर्सिस जिसमें ऑर्गन्स ऑपोजिट लोकेशन पे होते हैं देन देयर नॉर्मल लोकेशन, और सिलेरी डिस्काइनेजिया, ये 4 चीज़ें होती हैं जो कार्टेजनर सिंड्रोम बनाती हैं। और इनमें से एक हमारे पास इस सिंड्रोम का भी पार्ट होता है नेजल पॉलिप्स, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, साइटिस इन्वर्सिस एंड सिलेरी डिस्काइनेजिया की कार्टेजनर सिंड्रोम में आता है। देन यंग सिंड्रोम में, यंग सिंड्रोम में मिलता है साइनोपल्मोनरी डिजीज, अगेन साइनसिस की भी डिजीज है, साइनोपल्मोनरी डिजीज होती है, साथ में एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया बेसिकली एन एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन द एजैकुलेट, ठीक है। तो एजोस्पर्मिया और साइनोपल्मोनरी डिजीज ये आता है उसमें यंग ऑपरेशन, सॉरी यंग सिंड्रोम में। जैसे यंग ऑपरेशन भी एक टर्म होते हैं, हम बाद में देखेंगे। अच्छा, देन चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम है। चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम में बेसिकली अस्थमा होता है, फीवर होता है, यूसिनोफिलिया होता है, वास्कुलाइटिस होता है, ग्रेनुलोमा होता है। इसमें 5 कंप्लेंट्स आती है पेशेंट को। तो 5 कंप्लेंट्स का पार्ट होता है, सॉरी 5 कंप्लेंट्स का एक सिंड्रोम होता है। चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम में वास्कुलाइटिस है, ग्रेनुलोमा है, यूसिनोफिलिया है, फीवर है, साथ में अस्थमा है। देन नेजल मैस्टोसाइटोसिस होता है। नेजल मैस्टोसाइटोसिस ऐसी टाइप है क्रोनिक राइनाइटिस की, जिसमें यूसिनोफिल काउंट तो नहीं बढ़ा हुआ, बल्कि ना ही IgE लेवल का बढ़ा हुआ है एंटीबॉडी का, बल्कि जो नेजल म्यूकोसा है उसमें इन्फिल्ट्रेशन है मास्ट सेल्स, तो मास्ट सेल सारी इन्फ्लेमेशन करा रहे हैं, उसमें यूसिनोफिल्स का इतना रोल नहीं है। तो दैट इज नेजल मैस्टोसाइटोसिस में भी नेजल पॉलिप्स बनते हैं अक्सर, ठीक है। तो ना हमने सिंड्रोम्स देखे, कार्टेजनर सिंड्रोम, यंग सिंड्रोम, और सैम्टर ट्राइड, एस्पिरिन इंटॉलरेंस में अस्थमा देखा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस, नेजल मैस्टोसाइटोसिस, क्रोनिक राइनोसाइनसाइटिस जो कि एलर्जिक भी हो सकता है, नॉन एलर्जिक भी हो सकता है। तो ये सारे कॉजेज हैं फॉर अकरेंस ऑफ एथमोइडल पॉलिप्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि जो एथमोइडल पॉलिप्स होते हैं यूजुअली बायलेटरल होते हैं, ठीक है। तो बायलेटरल पॉलिप्स होते हैं तो बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी करेंगे। बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और किन किन कंडीशन में हो सकती है वो देख लेते हैं। जैसे हमने एंट्रोकोइनल पॉलिप के केस में यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के डिफरेंट कॉजेज पढ़ेंगे। इसी तरह बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप्स में हम बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के डिफरेंट कॉजेज पढ़ लेते हैं। तो अगर वेस्टिबल रिलेटेड कॉजेज हमें कौन कौन से हो सकते हैं, अगर बायलेटरल वेस्टिबुलाइटिस है तो हो सकता है, अगर कोलैप्सिंग नेजल एले हैं तो हो सकता है, स्टीनोसिस अगर नेयर से तो हो सकता है, और अगर कॉन्जेंटल एट्रेजिया नेयर तो स्टीनोसिस
stenosis of nares, congenital atresia of nares, collapsing nasal alveoli and bilateral vestibulitis. nasal cavity related एक सबसे इंपॉर्टेंट यही है bilateral जो एथमोडल पॉलिप्स कॉज है. इसके अलावा अगर हाइपरट्रोफिड टर्बिनेट्स है तो भी bilateral nasal obstruction हो सकती है. अगर सेप्टल हेमाटोमा है, सेप्टल एब्सेस है, bilateral कोएनल एट्रेजिया है, एट्रोफिक राइनाइटिस. राइनाइटिस की डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं. एट्रोफिक राइनाइटिस है, क्रोनिक राइनाइटिस है, एक्यूट राइनाइटिस, क्रोनिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस, राइनाइटिस एडमेटिकमेंटोजा, एलर्जिक राइनाइटिस, एट्रोफिक राइनाइटिस. ठीक है, तो डीएनएस डिविडेड नेजल सेप्टम स्पेशली उसमें एस टाइप होता है, उसमें हम देखते हैं बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है. और नेजल पॉलीपाई जो एथमोडल पॉलिप्स की हम बात करते हैं, तो ये सारे नेजल कैविटी से रिलेटेड हैं. नेजोफेरेंस से रिलेटेड हम देखते हैं कि एक्यूट एडनोइड हाइपरप्लेजिया इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कराता है. लार्ज कोइनल पॉलिप है या लार्ज एंट्रोकोइनल पॉलिप है, वो भी कॉज करा सकता है जब वो कोइना में ज़्यादा नीचे तक एक्सटेंड कर जाए. थॉर्न वॉल्ड सिस्ट जो कि ड्राइव होते हैं रथ के पाउच, ये भी कर सकती है. और एडहेशन है बिटवीन सॉफ्ट वेल एंड पोस्टिव फ्रेंजियल वॉल, ये भी बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कराते हैं. या लार्ज बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ये भी कॉज करा सकते हैं नेजोफेरेंस के जो ट्यूमर्स हैं. ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट दी कॉज ऑफ बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, देन हम पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं हमारे एथमोडल पॉलिप्स की. तो हम ये देखते हैं कि नेजल म्यूकोजा है पर्टिकुलर इन द रीजन ऑफ मिडल मीएटस एंड मिडल टर्मिनेट, इट बिकम्स एडिमेटस ड्यू टू कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट कॉजेज द पॉलीपोडल चेंज. ठीक है, कि नॉर्मल मिकोजा था, वहाँ पे कोई क्रोनिक इन्फेक्शन पड़ी है, क्रोनिक एलर्जी हो रही है. ड्यू टू एनी रीजन जो मिडल मीएटस या मिडल टर्मिनेट का पोर्शन है ना, उसमें वो हाईली एडिमेटस हुआ. ठीक है, ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसमें पॉलीपोडल चेंजेस आए और फिर पॉलीपाई बन गया. ठीक है, तो पॉलीपाई स्टार में तो सिसाइल होते हैं एंड देन दे बिकम पेडंकुलेटेड ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू एक्सेसिव स्नीजिंग. ठीक है, अच्छा, पैथोलॉजी या मॉर्फोलॉजी कैसे होते हैं पॉलिप्स वो देख लेते हैं. सो इन अर्ली स्टेजेस द सर्फेस ऑफ नेजल पॉलीपाई इज कवर्ड बाय सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम लाइक दैट ऑफ नॉर्मल नेजल मिकोजा, बट लेटर इट अंडरगोज मेटाप्लास्टिक change into squamous epithelium or transitional epithelium on exposure to environment. ठीक है, and the submucosa होते हैं पॉलीपाई का, that shows large intercellular spaces filled with serous fluid and there is also infiltration with eosinophils and round cells. ठीक है, क्योंकि एलर्जी तो चल ही रही है ना ongoing. अच्छा, साइट ऑफ ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है नेजल एथमोडल पॉलिप्स के लिए. जो हमने एंट्रोकोइनल पॉलिप पढ़ा था उसका साइट ऑफ ओरिजिन हम देखी थी कि वो मैक्सिलरी एंट्रम से राइज का था, रिमेंबर. जबकि साइट ऑफ ओरिजिन है फॉर एथमोडल पॉलिप नेम इंडिकेट, तो ये एथमोइड एंट्रम से आता है, ये सिंपली एथमोइड साइनस से आता है. ठीक है, इसके अलावा एथमोइड साइनस के अलावा ये लेटरल वॉल ऑफ नोज से आता है. लेटरल वॉल ऑफ नोज में जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं ना, वो उसका मिडल मीएटस और मिडल टर्मिनेट है. ठीक है, इसके अलावा वहाँ का जो अनसिनेट प्रोसेस पड़ा है वो है बुल्ला एथमोडालिस है, ऑस्टिया है साइनसिस के. ठीक है, और मीडियल सरफेस है और एज ऑफ मिडल मीडियल सरफेस एंड एज ऑफ मिडल टर्मिनेट. और जो एलर्जिक नेजल पॉलीपाई ऑलमोस्ट नेवर राइज फ्रॉम द सेप्टम और द फ्लोर. तो सेप्टम या फ्लोर से राइज नहीं करते एलर्जिक पॉलीपाई, मोस्टली लेटरल वॉल से राइज कर रहे होते हैं. इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट हैं मिडल टर्मिनेट, मिडल मीएटस, बुल्ला एथमोडालिस, एंसिनेट प्रोसेस एंड दी एथमोइड साइनस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ ओरिजिन फॉर एथमोडल साइनसिस. ठीक है, सॉरी फॉर एथमोडल पॉलिप्स. ठीक है, अच्छा, सिम्टम्स कैसे प्रेजेंट करते हैं. तो मल्टीपल पॉलीपाई कैन अकर एट एनी एज, बट ये मोस्टली एडल्ट्स में होते हैं. कुछ हमने एंट्रोकोइनल पॉलिप की बात की थी, वो मोस्टली बच्चों में हो रहा था. ठीक है, अच्छा, नेजल स्टफिनेस की कंप्लेन करेगा पेशेंट लीडिंग टू टोटल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन में भी प्रेजेंटिंग सिस्टम. तो वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन भी ये होगी कि उनको कंप्लीट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, टोटल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू टू साथ में नेजल स्टफिनेस है. ठीक है, और पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल भी होगी, क्योंकि जब कुछ एयर जाएगी नहीं तो वो जो वोलेटाइल पार्टिकल्स होते हैं जो सेंस स्मेल कॉज करते हैं वो भी नहीं जाएंगे नोज में, तो कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ स्मेल भी होगी. हेडेक भी होगा ड्यू टू एसोसिएटेड साइनसाइटिस. स्नीजिंग एंड वाटरी नेजल डिस्चार्ज होता है ड्यू टू एसोसिएटेड एलर्जी एंड मास प्रोट्रूडिंग फ्रॉम नोस्ट्रिल. समटाइम्स दिस इज अ कंप्लेन, जैसे आप देख सकते हैं सिम्टम. ठीक है, अच्छा, एनीवे, तो ये तो हो गए सिम्टम्स. साइंस के हम पिक करेंगे. सो ऑन इंटीरियर राइनोस्कोपी या एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन पॉलीपाई अपीयर स्मूथ ग्लिसनिंग ग्रेप लाइक मैसेज, क्योंकि ये मल्टीपल होते हैं एज कम्पेयर टू एंट्रोकोइनल पॉलिप जो कि सिंगुलर था. ये मल्टीपल होते हैं, ग्रेप लाइक मैसेज फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और एंड दे आर ऑफन पेल इन कलर. दे मे बी सिसाइल और पेडंकुलेटेड, इनसेंसिटिव, दे आर इनसेंसिटिव टू प्रोबिंग, इसमें पेन नहीं होता. ठीक है, एंड दे डू नॉट ब्लीड ऑन टच आइदर. ठीक है, and they are multiple, they are bilateral. Long standing cases may present with broadening of nose and increase intercanthal distance. A group may, a polyp may protrude from the nostril and appear pink and vascular, simulating neoplasm. Nasal cavity may show purulent discharge due to associated sinusitis, और headache की complaint भी इसलिए आ रही होती है. प्रोबिंग ऑफ अ सॉलिटरी एथमोडल पॉलिप इज नेसेसरी ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर सकें फ्रॉम हाइपरट्रॉफी ऑफ मिडल टर्बिनेट या सिस्टिक मिडल टर्बिनेट. ठीक है, अच्छा, डायग्नोसिस कैसे बनता है. डायग्नोसिस कैन बी इजीली मेड ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन. सीटी ऑफ पैरानेजल साइनसिस इज एसेंशियल टू एक्सक्लूड एनी बोनी इरोजन एंड एक्सपेंशन सजेस्टिव फॉर मेटाप्लेजिया.
और समटाइम्स दे आर एसोसिएटेड विद न्यू प्लेस एज वेल, तो हमें इसको रूल आउट भी करना होता है। ट्रीटमेंट जो होता है ना पॉलिप्स का, हम नेजल पॉलीपाई का स्पेशली जो एथमोइडल नेचर के हैं, इसमें ना हम समटाइम्स मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, क्योंकि जो पॉलीपोडल चेंजेस होते हैं ना म्यूकोजा के, दे हैव द टेंडेंसी टू गेट रिवर्टेड बैक इनटू द देयर नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल म्यूकोजा में जा सकता है अगर हम जो उसका कॉजेटिव फैक्टर लाइक एलर्जी है या साइनसाइटिस है उसको रिमूव कर दें, ठीक है। तो जो अर्ली पॉलीपोडल चेंजेस होते हैं विद एडिमेटस म्यूकोजा मे रिवर टू नॉर्मल विद एंटी हिस्टामिन्स एंड कंट्रोल ऑफ एलर्जी, ठीक है। एंटी हिस्टामिन दे दें, एलर्जी को कंट्रोल करें तो ये शायद ठीक हो जाए खुद ही, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड में भी गिवन अगर वो पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट एंटी हिस्टामिन या वो एस्थमा से प्रेजेंट कर रहा है या पॉलीपोडल नेजल म्यूकोजा से प्रेजेंट कर रहा है, सो दे मे ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट रिकरेंस आफ्टर सर्जरी। कॉन्ट्राइंडिकेशन जो यूज स्टेरॉइड्स इंक्लूड हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर, डायबिटीज़, प्रेगनेंसी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो मतलब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में या मेडिकल मैनेजमेंट में हमने पेशेंट को ये कहना है कि वो अवॉइड करे एलर्जी एंटीजन। इसके अलावा हमने उनको एंटाहिस्टामिन्स देनी है। एंटाहिस्टामिन्स से अगर वो एलर्जिक है या वो टॉलरेट नहीं कर सकता तब हम उसको स्टेरॉइड देते हैं, और रिकरेंस को भी इनहिबिट करता है स्टेरॉइड। लेकिन स्टेरॉइड की जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी है, और हाइपरटेंशन है, ट्यूबरकुलोसिस है, और या दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। अच्छा, अगर जस्ट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट इनफ नहीं है तो हमें सर्जरी को ऑप्ट करना पड़ता है। एंड वेरी फेमस सर्जरी फॉर आवर एथमोडल पॉलिप्स या एंट्रोकोइनल के लिए भी हम यही अप्रोच फॉलो करते हैं, दैट इज़ फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, और सिंपली एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी जिसमें हम एंडोस्कोप्स यूज़ करते हैं 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 70 डिग्री की, दीज आर द एंगुलेशंस ऑफ दोस एंडोस्कोप्स। और इनको फॉलो करके हम बहुत अच्छी तरह से पॉलिप्स को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम देयर लेटरल वॉल ऑफ नोज और थ्रू द और फ्रॉम द एथमोइड साइनस, ठीक है। और साथ में हम ना सिर्फ पॉलिप्स को रिमूव करते हैं बल्कि हम ड्रेनेज और वेंटिलेशन भी करते हैं दूसरे साइनसेस की, लाइक मैक्सिलरी साइनस की, स्फीनोइडल साइनस की और फ्रंटल साइनस की। तो एथमोइडल साइनस से तो हम डायरेक्टली पॉलिप्स को रिमूव कर लेते हैं, बाकी साइनसेस के हम खाली ड्रेनेज और वेंटिलेशन करते हैं, ठीक है। जब एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी का ट्रेंड नहीं था तो हम कौन सी दूसरे अप्रोचेस फॉलो करते थे, तब हम एक तो पॉलीपेक्टमी करते थे कि डायरेक्ट हम प्लग कर लें या एवल्स कर लें पॉलिप को फ्रॉम इट्स साइट ऑफ ओरिजिन। सेकेंडली हम इंट्रानेजल एथमोइडेक्टमी करते थे, ठीक है, इसमें हम एथमोइड सेल्स को रिमूव करते थे और उनकी अनकैपिंग करते थे। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा नेजल एथमोइडेक्टमी करते थे, और ये थोड़ी एग्रेसिव से अप्रोच थी बट स्टिल हम ये पहले की जाती तब अभी फॉलो नहीं होती। ट्रांस एंट्रल एथमोइडेक्टमी करते थे जिसमें हम मैक्सिलरी साइनस को पहले अप्रोच करते थे, फिर मैक्सिलरी साइनस की मिडिल वॉल के जरिए हम एथमोइड साइनस को अप्रोच करते थे, दैट इज़ अनदर मेथड। अच्छा, इसके अलावा हम एक और अच्छा इसी को हम ना कार्डवेल लूक अप्रोच भी कहते हैं, कार्डवेल लूक ऑपरेशन भी कहते हैं, जिसमें हम मिडिल वॉल ऑफ एंट्रम या मैक्सिलरी एंट्रम से उसको अप्रोच कर रहे होते हैं एथमोइडल सेल्स को। सो ये कुछ सर्जिकल टेक्निक्स हैं। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी या फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है इसका, ठीक है। इसके अलावा पॉलीपेक्टमी, इंट्रानेजल एथमोइडेक्टमी, एक्स्ट्रा नेजल एथमोइडेक्टमी, ट्रांस एंट्रल एथमोइडेक्टमी, ठीक है। इंट्रानेजल, एक्स्ट्रा नेजल, ट्रांस एंट्रल एथमोइडेक्टमी और ट्रांस एंट्रल एथमोइडेक्टमी को हम कार्डवेल लूक ऑपरेशन भी कहते हैं। तो ये अपने माइंड में रखना है। बाकी इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो डिफरेंसेस है बिटवीन एंट्रोकोइनल पॉलिप एंड एथमोइडल पॉलिप। एक तो एज इंपॉर्टेंट है, एंट्रोकोइनल पॉलिप बच्चों में होता है और ये बट इट क्या ना करें एडल्ट्स एज वेल, जैसे एथमोइडल पॉलिप मोस्टली एडल्ट्स में होते हैं बिकॉज दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू करना, मतलब पहले क्रोनिक साइनसाइटिस रहेगा या क्रोनिक एलर्जी रहेगी, उसके बाद फिर ये डेवलप होगा, ठीक है। अच्छा, एटियोलॉजी ये है कि इन्फेक्शन मोस्टली या एलर्जी, इन्फेक्शन ऑफ साइनसेस एंड एलर्जी कैन कॉज दिस, जबकि इस केस में मतलब मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज है लेकिन एलर्जी इज वन ऑफ द कॉज, ठीक है। अच्छा, नंबर मोस्टली जो एंट्रोकोइनल पॉलिप है ये सोलिटरी होता है, एथमोइडल पॉलिप मल्टीपल होते हैं, ग्रेप लाइक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। लेटरलिटी ये कि यूनिलेटरल होता है एंट्रोकोइनल पॉलिप, एथमोइडल पॉलिप बायलेटरल होते हैं। ओरिजिन ये कि मैक्सिलरी साइनस नियर इट्स ऑस्टियम एंट्रोकोइनल पॉलिप राइज करता है, जबकि ये राइज करता था एथमोइडल साइनस से, अनसेंटेड प्रोसेस से, बुला एथमोइडालिस से, मिडल टर्मिनल से और मिडल मीएटस से। अच्छा, देन जो ग्रोथ होती है, एंट्रोकोइनल पॉलिप ग्रो करता है बैकवर्ड टू द कोएना एंड मे हैंग डाउन बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट, एंड एथमोइडल पॉलिप मे ग्रो एंटीरियरली एंड मे प्रेजेंट एट द नियर्स एज वेल, ठीक है, जो सिमुलेट कराता है न्यूप्लेसिया को। एंड जो साइज और शेप है वो यही है कि जो एंट्रोकोइनल पॉलिप है ट्रायल लोब था, इसके एंट्रल पोर्शन था, कोइनल पोर्शन था, नेजल पोर्शन था। जो कोइनल पोर्शन था मे प्रोट्रूड थ्रू द कोएना एंड फिल द नेजोफेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्टिंग बोथ साइड्स, ठीक है। उस केस में फिर ये बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन करेगा नोज के, वरना ये यूनिलेटरल करता है। अच्छा, जो एथमोइडल पॉलिपाई हैं ये यूजली स्मॉल होते हैं और ग्रेप लाइक मैसेज फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। रिकरेंस इनकी नहीं, इसकी एंट्रोकोइनल पॉलिप अनकॉमन है आफ्टर सर्जरी, अगर इसको कम्प्लीटली रिमूव किया जाए। एथमोइडल पॉलिप्स की थोड़ी ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ये मल्टीपल नंबर होते हैं, तो अगर कोई रह जाए तो उसको उसकी रिकरेंस हो जाएगी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन बोथ केसेस फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट एथमोइडल पॉलिप। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर गाइस। अल्लाह हाफिज़।